हाय गाइज, मैं बिट्टू बॉस आप सभी लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 के समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। जो अध्याय 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी लेसन का नाम है समांतर श्रेणी। जो हल है बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, जो हमारे यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। आज हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में बात करते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ये समांतर श्रेणी किसे कहते हैं तो बोलेंगे कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इनको समांतर श्रेणी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता है, जिन्हें हम समांतर श्रेणी को एपी से निरूपित करते हैं। ए का मतलब होता है अर्थमेटिक और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशंस। तो एपी जहां अभी लिखा जाता है उसका मतलब यह होता है कि समांतर श्रेणी लिखे गए हैं। तो इस चीज को कैसे हल किया जाता है, तो हल करने से पहले हम लोग उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंतर्गत कैसे कैसे फार्मूला आते हैं, उस फार्मूला के किस फार्मूला के अंतर्गत कैसे सवाल होते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम एपी का जो एनवा पद होता है उसे हम कैसे करते हैं, तो एपी का एनवा पद कैसे ज्ञान करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो एक यह है A2 A3 A4 डॉट डैश AN, यह एक प्रकार से हमारा समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी में रखा गया होता है। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले नंबर एनवा पद का एक फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किस तरह से निकलता है इस चीज को पहले हम सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर है ए को ऐसे लिखते हैं, और A2 में क्या होता है कि A प्लस डी जुड़ जाता है, और A3 में क्या होता है A प्लस 2D जुड़ता है, और A4 में मतलब होता है A प्लस 3D। इस प्रकार से अगर आगे बात करें हम, तो यहाँ पर ध्यान दें हम, देखिए तो A जो है A सब में है, तो इस प्रकार से A हमारा यहाँ भी रहेगा, इसके आगे प्लस भी रहेगा। और देखिए यहाँ पर A2 है तो D जो हमारा है 1 है, और A3 है तो D कितना है हमारा 2 है, और A4 है तो D कितना है 3 है। तो इसी तरह से अब AN रहेगा, तो हम इस चीज को ठीक बताइए, फिर से थोड़ा सा बैक करते हैं। A3 को कहने का मतलब कि जो एक 4 है तो एक कम D है, जो एक पद कम है। तब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, जब N है तो N में से हम 1 घटाकर यहाँ पर D लिख सकते हैं। इस चीज को कैसे यहाँ पर देखते हैं, और देखिए A4 था तो A4 को हम लिखने के लिए A प्लस जो 4 है N हमारा हो गया 4, और उसमें से 1 अगर घटाते हैं तो ये पद हमारा आ जाता है तो A प्लस 3D। तो जो ये रूल है यही रूल हम यहाँ पर लागू किए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा एपी का एनवा पद का फॉर्मूला ये बनता है। तो बोलते हैं कि एपी का एनवा पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एनवा पद ज्ञात करना होता है। कभी कभी जो एनवा पद दे दिया होता है, n पूछ देता है, d दिया होता है, d दिया होता है, a दिया होता है, n पूछ देता है, मतलब कि इसमें 3 मान देगा, a n b और an। इसमें से कोई 3 देता है तो 1 पूछता है, कोई भी 3 दे देगा 1 पूछ देगा, कोई भी 3 देकर 1 पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम बात जाने कि a क्या होता है, तो हम बोलेंगे जहां जो a होता है वह समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, इसको प्रथम पद जानते हैं। जो d होता है यह सर्वांतर होता है, और जो n होता है वह पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। और जो a1 होता है वह पद होते हैं, एनवा पद होता है, एनवा ये पद होता है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को जानते हैं।
और आगे हम बात करेंगे इसका योगफल कैसे होता है, इसका सवाल कैसे करते हैं। तो गाइस हम इसमें पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी जो nवां पद हम लोग यहाँ किए हैं, यह nवां पद के बाद ये तीन जो है हमारे महत्वपूर्ण फार्मूला जो है समांतर श्रेणी के जो सवाल हैं उसमें प्रयोग होते हैं। हालांकि समांतर श्रेणी जो है ना, nवां पद के कुछ सवाल हल होने के बाद इसका प्रयोग किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जान लेते हैं इस समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करना होता है तो भी पीछे पीछे फॉर्मूला बताए हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब उसी nवां पदों का योगफल ज्ञात करना होता है तो देखिए क्या होता है, जब योगफल ज्ञात करना होता है क्या करते हैं कि n बटे में 2 जितनी संख्या होती है उसका आधा और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि कहा जाए तो याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है, बस क्या करना है, जो nवां पद का हमारा फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें देखिए कैसे लग रहा है। याद करने के लिए ये योगफल है, योगफल याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल n बटा में 2 और क्या करते हैं कि यहाँ पर a है तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत आसान है, अगर इसको हम याद किए हैं तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं, n बटा में 2 और लगा देना है बस। देखिए आगे है कि यदि सवाल में प्रथम पद a को प्रथम पद बोलते हैं और अंतिम पद लास्ट वाली संख्या, तो अंतिम पद n है और प्रथम पद a है और पदों की संख्या जो है n दिया हो, अगर ज्ञात हो तो उस समय योगफल ज्ञात करने के लिए चाहे हम तो सबसे आसान तरीका है कि n बटा में 2 प्रथम पद का प्लस और अंतिम पद का योग, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर और संख्या में हम आधा भाग देकर क्या करेंगे, हम उसको मल्टी कर देंगे, गुणा कर देंगे तो उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इस पर सब पर हम लोग हल करेंगे, बात करेंगे। तो एक और फॉर्मूला होता है कि अगर पूछ दिया कि यह n पदों का योगफल था, इसमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया था, लेकिन कभी कभी सवाल होता है कि समांतर श्रेणी होता है हम प्रथम पद से ही ज्ञात करते हैं, कभी कभी पूछ देगा कि अंतिम से चौथा पद क्या होगा, अंतिम से छठवां पद क्या होगा, अंतिम से 10वां पद क्या होगा, तो उस टाइप का फॉर्मूला होता है हमारा। देखिए n माइनस 1, जैसे कि अगर अंत जो पद होगा वह रहना चाहिए और n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से क्या होगा हमारा कि अंत से nवां पद हमको मालूम हो जाएगा। तो हम लोग इस पर सवाल करेंगे, प्रश्नावली हम लोग 5.1 की बात करते हैं। देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 1। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और वह है तो क्यों है। तो यदि कोई श्रृंखला यदि समांतर श्रेणी में है, इस समांतर श्रेणी में होने का उसका समांतर श्रेणी में कैसे पता चलता है कि वो समांतर श्रेणी में है, तो उसका एक ही उपाय है कि जो भी पद दिए हों कोई भी दो पद लेकर हम उसका डी चेक कर लेते हैं, अर्थात सर्वांतर चेक कर लेते हैं। यदि प्रत्येक दो पदों का सर्वांतर एक समान आता है तो हम बोलते हैं कि वह जो श्रृंखला दिया गया होता है वो समांतर श्रेणी में होता है। तो समांतर श्रेणी पता करने के लिए जो मान लीजिए कि जो हमारा एपी होता है, एपी कुछ इस रूप में होता है, A2 A3 A4 इस तरह से होता है। तो ये रूप में भी होता है और इस रूप को भी हम एक भाषा में और लिखते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D ऐसे लिखते हैं। तो हम ये पता करेंगे कि जो हमारा D होता है ये D कैसे निकलता है। तो D कोई भी दो पद मतलब कि बड़े वाला में से छोटे वाला को हम घटाकर चेक कर सकते हैं। A2 माइनस A1, यदि जो पद हमारा यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर आएगा, फिर एक बार चेक कर लेते हैं A3 में से A2 को घटा लेंगे तो वही पद हमारा सेम आना चाहिए, समान आना चाहिए। जब यह समान आएगा तो हम कहेंगे हमारा समांतर समान है, अर्थात जो यह पद है वह समांतर श्रेणी में है। लेकिन जब यह दोनों अलग अलग जब भी आते हैं तो हम ये बोलेंगे कि यह जो श्रृंखला है वह समांतर श्रेणी में नहीं है। अर्थात कहा जाए तो समांतर श्रेणी का पूरा दरमुदार जो होता है वह सर्वांतर पर होता है। यदि श्रृंखला का
समांतर एक समान आता है तो हम कहते हैं कि समांतर श्रेणी में है। यदि श्रृंखला समांतर नहीं, समांतर जो समांतर होता है यदि वह समान नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हमें वही चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहले इसको पढ़ेंगे, यह जो स्टेटमेंट दिया रहेगा पढ़कर हम समझेंगे और उसके बाद हम श्रृंखला बनाकर तब जाकर हम समांतर चेक करने के बाद यदि समांतर समान आता है तो बोलेंगे समांतर श्रेणी में है था नहीं। तो हम लोग आगे बात करेंगे, इनका स्टेटमेंट को लिखते हैं। जैसे बोलेंगे कि हाल सबसे पहले प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जो है, किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। जैसे कि हम कह दें, लिख देते हैं स्टेटमेंट कि प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना है जी, 15 रुपया। यदि 1 किलोमीटर जाता है तो 15 रुपया लेता है, जैसे आगे बढ़ता है उसका 8 रुपया बढ़ता जाएगा। तो हम बोलते हैं दूसरे किलोमीटर टैक्सी का किराया अब कितना हो जाएगा जी, ये 15 रुपया था प्लस 8 रुपया जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 15 8 कितना, 15 5 23 रुपया हो जाएगा, या 23 रुपया, यहाँ 15 रुपया था और अगला में 23 हो गया। यदि तीसरा की बात करें, हम तीसरे किलोमीटर की बात करें, तीसरे किलोमीटर की बात करते हैं तो ये 15 रुपया था तो फिर 8 रुपया बढ़ा दूसरे किलोमीटर के लिए, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ेगा, तो ये कितने रुपया हो जाएगा, 23 रुपया था और 23 और कितना हो जाएगा हमारा, 31 रुपया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 23 और 23 7 जो हो जाएगा 30 और 31 हो जाएगा। तो इस रूप को हम किस किस रूप में ले सकते हैं, देखिए इस चीज को हम ए लिख सकते हैं और इस चीज को हम a प्लस डी लिख सकते हैं और इस चीज को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं, क्योंकि 8 8 16 होता है, 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16 ही बन जाएगा। तो यह जो बना क्रम यह एक समांतर श्रेणी का भी क्रम है। तो इसको चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। तो ये और a प्लस डी और a प्लस 2d और आगे इस तरह से बनता चला जाएगा। a की जगह पर क्या है हमारा 15 है, a प्लस डी की जगह पर क्या है, यह 23 है और a प्लस 2d की जगह पर कितना है, तो 31 है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए सर्वांतर चेक करते हैं, सर्वांतर, इस सर्वांतर को हम d से डिनोट करते हैं। तो d से डिनोट करिए, यहाँ पर a2 में से a1 को घटाइए, 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। फिर हम एक बार और चेक कर लेते हैं, 31 में से भी आप 23 घटाते हैं तो 8 हो जाएगा। अतः हमारा सर्वांतर जो होता है समान हुआ। तो इस प्रकार से कहेंगे कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो आया बात समझ में? अगर समझ में नहीं आया है तो उसको दोबारा आप लोग देखिए, पुनः देखिए, सवाल को बार बार देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या चल रहा है। ये भी हमारा a प्लस डी और a प्लस 2d यह हमारा समांतर श्रेणी के जो श्रृंखला का क्रम होता है ये चीज है। और इसको देखने के बाद जब क्रम बैठा दिए हम 15 23 31 आगे तक हम जहां चाहेंगे तहां तक कर सकते हैं, मगर 3 करने के बाद हम चेक कर सकते हैं डी, दूसरे पद से प्रथम पद को, तीसरे पद से दूसरे प्रथम पद को घटाने के बाद यदि हमारा समांतर जो होता है एक समान आया, बराबर आया, तो वह समांतर श्रेणी में होगा। तो हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तब की स्थिति बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, माना कि बेलन में वायु की मात्रा बराबर हम मानेंगे x,
जिसमें बेलन में हमारा मान लीजिए कि हवा जो है क्या है x। अब इसके शेष हवा निकालेंगे हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे x, यह तो है x, शेष हवा का 1/4 भाग बराबर इसका शेष हवा, तो x माइनस, अब जो x है इसमें से जो ये पूरा हवा है, हवा निकला है कितना, ये पूरी हवा का 1/4 भाग निकला हुआ है, ये पूरी हवा का 4 भाग। तो हम ज्ञात करेंगे x माइनस 1/4। तो हल करेंगे, या तो नीचे आप एक हर मानकर एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, यहाँ पर x मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3x/4 हो जाएगा। ये हमारा हवा बचा प्रथम। या इस चीज को एक तरीका और कर सकते हैं, x माइनस 1/4 दिया था ना, तो 4 में x गुणा करेंगे 4x, और 4x में से 1x घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x/4। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं या ऐसे हल करेंगे। तो हमारा प्रथम जो पद x और अगला पद 3x/4 आ गया। जो अगला पद ज्ञात करेंगे, फिर इसका इन चीज का शेष भाग ज्ञात करना होगा, तो फिर लिखेंगे अगला शेष भाग बराबर, तो पहले क्या करेंगे 3x में से 4, ये पूरा हवा हमारा है, अब इसमें से ये पूरा हवा मतलब 3x/4 का 1/4 भाग खत्म होगा। हमारे भावनाओं को समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, करेंगे यहाँ पर पूरा हवा था, तो इस पूरे हवा का 1/4 भाग घट गया, अब इतना बच गया। अब इस हवा का 1/4 भाग फिर घटेगा, तो हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर कितना होगा 3x/4 माइनस, कटेगा किसी से नहीं, तो 3x/4 कितना हो जाएगा 16। एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा 16, 4 चचौ का 16, पिया का 12 हो जाएगा x, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3x, घटेगा तो कितना हो जाएगा 9x/16। तो यह हमारा हुआ तीसरा पद। अब यहाँ से हम चाहेंगे तो इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं कि जो भी हमारा है सर्वांतर एक समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, d का मान ज्ञात करते हैं। d क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, या a3 माइनस a2 बढ़ाते हैं किसी दो पद मतलब बड़े पद से छोटे पद को घटाकर d को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो हमारा यहाँ पर a क्या है जी, तो a है x, और a2 कितना है जी, तो a2 हमारा है 3x/4, और a3 कितना है, तो हमारी a3 यहाँ पर हुआ 9x/16। पता करते हैं d, तो चलिए a2 माइनस a1, तो d बराबर हो जाएगा a2 हमारा है 3x/4 माइनस हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 4x, घटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस x/4 आएगा, और माइनस x। तो फिर अगला चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा a3 माइनस a2, यहाँ पर a3 का मान कितना है जी, तो यहाँ पर 9x/16 माइनस 3x/4, यहाँ पर हो जाएगा 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 4 का 16 और 4 का 12। अब यहाँ पर बताइए कितना होगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x/16। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब सर्वांतर ज्ञात किए तो माइनस x/4 आया, और यहाँ पर सर्वांतर ज्ञात किए तो यहाँ पर माइनस 3x/16 आया। अतः हमारा ये जो सर्वांतर है एक समान नहीं है। तो जब सर्वांतर समान नहीं, तो अभी पहले बताया कि समांतर श्रेणी क्या होता है, तो समांतर श्रेणी का वास्तविक जो रिस्पांसिबिलिटी होता है उसका समान जो सर्वांतर होता है यदि एक समान है तो समांतर श्रेणी में है, अगर समांतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर समांतर बराबर नहीं है, यहाँ पर समांतर बराबर नहीं है, तो यह कहेंगे कि यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो गाइस हमारी बात समझ में आया कि कब एपी में होता है कब एपी में नहीं होता है, कौन सा किसको ए मानते हैं, किसको एन मानते हैं, किसको डी मानते हैं। अगर समझ में नहीं आता है, यदि नहीं समझ में आया है तो भी आगे और भी सवाल कराएंगे, उसमें आपको हम क्लियर करा देंगे कि एन क्या होता है, ए एन क्या होता है, डी क्या होता है, कहाँ से डी निकालते हैं, कहाँ से ए निकालते हैं।
उससे पहले हम यह हमारा जो स्टेटमेंट वाला सवाल था एपी को बताना था कि एपी में है या नहीं है। तो कभी भी एपी में जो बताना होता है तो उसमें हम समांतर चेक करते हैं। यदि समांतर बराबर होता है तो एपी में होता है, यदि समांतर बराबर नहीं होता है तो एपी में नहीं होता है। तो हम अगला सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा। गाइस ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, दिया है तीसरा। सबसे पहले नंबर हम आप लोग बता दें कि कोई भी क्वेश्चन हो, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं हमसे, समांतर श्रेणी हो या किसी भी प्रश्नावली का आपका सवाल हो, सबसे पहला काम आप लोग दिए हुए स्टेटमेंट को बहुत गहराई रूप से पढ़िए, सब उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और पढ़ने के बाद जो हल होता है वो समझ में आता है। यदि कोई छात्र सोचता है कि इतना चीज़ को क्या पढ़ना है, उसको स्किप करके आगे बढ़ें, मेन क्वेश्चन को देखें, मेन हल को देखें, तो आप बहुत गलती करते हैं। क्योंकि जो हल होता है, हल का 50% स्टेटमेंट बताते समय उसको बताया जाता है और वही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की जो खुदाई के बाद एक खुदाई हो रही है, उसमें जो 1 मीटर खुदाई होता है, उस 1 मीटर खुदाई की जो लागत है वह कितना दिया जा रहा है, 150 दिया जाता है। फिर से उसको पढ़ते हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत 150 रुपये। मैं अभी तो बोला कि 1 मीटर खुदाई की जो लागत है 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की जो लागत है वो 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ जो गड्ढा है उसकी खुदाई की जा रही है, तो उसमें बताया गया कि यदि 1 मीटर की जो खुदाई करते हैं वो 150 रुपया, यदि 150 रुपया आपको मिलता है, लेकिन अब उसके बाद 1 मीटर और खुदाई करते हैं तो 150 तो मिलेगा ही, उसमें आपको 50 रुपये और बढ़ा कर जाएगा। और अगले 1 मीटर की खुदाई करते हैं आप तो 150 वो और 50 रुपया 200 रुपया, फिर से आपको 50 अधिक मतलब मिलेगा आपको। तो किस स्टेटमेंट को किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए हल समझिएगा ध्यान से। लिखेंगे हम कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है कितना है गाइस, 150 रुपया है। तो अगर कहें तो प्रथम मीटर मतलब कि यह हमारे समांतर श्रेणी की जो है प्रथम पद ए दिया है, और आगे क्या कह रहा है कि अगले दूसरे मीटर खुदाई की जो लागत जो होगी 150 रुपये तो देगा ही देगा, और उसको 50 से बढ़ा कर देगा, मतलब कितना हो जाएगा जी, 200 रुपया हो जाएगा। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 200 रुपया। फिर अगले अगर तीसरे हम बात करेंगे, तीसरे मीटर की बात करें, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत जो होगा, तो अब बताइए 200 तो लेगा ही लेगा, अब इसमें फिर 50 में बढ़ा कर देगा, कितना हो जाएगा जी, 250 रुपया हो जाएगा। फिर अगर चौथे की बात करेंगे हम, चौथे मीटर की बात करें हम, चौथे मीटर बात करें हम, तो 250 तो लेगा ही लेगा, फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, 300 रुपया हो जाएगा। तो ये हमारा बना, तो लिखेंगे यह एपी में है या नहीं है, तो लिखेंगे हम 150, 200, कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 300। तो गाइस यदि आप समझ गए होंगे समांतर श्रेणी ना, तो देख कर बता देंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। कितना लोग बता भी दिए होंगे, हल भी क्लियर कर दिए होंगे। देखिए ए हमारा कितना हो जाएगा जी, 150। कभी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम वाला अंक होता है वो ए होता है। अब चलिए डी ज्ञात कीजिए, तो 200 में से 150 घटाएंगे, कितना होगा जी, 200 में से 150 घटाते हैं तो कितना होगा, 50 होगा। जो हटाओ 250 में से 200 घटाओ, 50 होगा। 300 में से 250 घटाओ, कितना होगा, 50 होगा। अतः हम कहें जो हमारा समांतर है, समांतर प्रत्येक बार जितना बार घटाएं हम समान आता गया। इस प्रकार से कहेंगे कैसा है ये, यह एक समांतर श्रेणी में है, एपी में है, और उसका प्रथम पद 150 है और उसका समांतर कितना है, तो 50 है। ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। बैलेंस स्टेटमेंट। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि यह रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यह बताना है, यह पूरा स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमें हल कर बताना है कि जो इनकी राशियाँ आएंगी वह जो होंगे उनका समांतर समान होगा कि नहीं होगा। तो गाइस ये बताएंगे हम। सबसे पहला नंबर, इसको हल करने से पहले हमें समांतर श्रेणी में रखने से पहले इस चक्रवृद्धि ब्याज का मालूम होना चाहिए फॉर्मूला, मिश्रधन का मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, यह बता दूं कि जो मिश्रधन होता है, यह मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले मिश्रधन को ज्ञात किया जाता है। तो मिश्रधन ज्ञात करेंगे आप, तो इसमें क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ए बराबर पी कोष्ठ में 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर n, या इसको लिखते हैं टी, कुछ भी लिख सकते हैं। जब यह मिश्रण ज्ञात हो जाता है तो ज्ञात होने के बाद CI होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है चक्रवृद्धि ब्याज को। इसको हल करने के लिए क्या किया जाता है, तो ए में से हम पूरे मिश्रण में से मूलधन को घटा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल जाता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। तो इसको हल कैसे करते हैं, तो पहले मिश्रण ही दिया है, मिश्रण हमें बताना है, तो ये मिश्रण को बताना है। ये जो हमारा दिया है राशि मतलब कि मूलधन दिया है, तो लिखेंगे कि मूलधन बराबर है 10,000, जिसमें परसेंटेज लग जाता है वह दर हो जाता है। दर जो है वह 8% दिया है और वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। मतलब पहला वर्ष, अगला दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष राशि जो है जमा की गई है। तो पहले पहला वर्ष तो हमारा ज्ञात हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम पहला वर्ष की राशि जो है वो कितना है जी, तो वह 10,000 है। और दूसरा वर्ष का राशि ज्ञात करेंगे, उसका मिश्रण क्या होगा, तो दूसरा वर्ष की जो राशि है वो कैसे ज्ञात होगा, तो ये फॉर्मूला से ज्ञात कर लेंगे हम। तो ए बराबर जो होगा, ए बराबर ये पी कितना है हमारा 10,000 है, 1 प्लस आर 8/100 के पावर 1। अब इसको हल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 10,000, यहाँ पर हो जाएगा 8 100 एकम 100 और 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 108, तो गुना कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा बटा में 100, डबल जीरो खत्म हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 108 में 1 से गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा, और कितना बचा, 0, 2 बचा है, तो 2 को हम ऐसे उतार देंगे। ये हमारा दूसरे वर्ष की राशि है, इतना ज्ञात होता है। फिर क्या करेंगे हम कि तीसरे वर्ष की राशि को ज्ञात करेंगे हम, तीसरा एक और ज्ञात करेंगे हम, जो तीसरा वर्ष का राशि होगा, राशि बराबर, तो फिर देखिए ये निकला, फिर हम अगला ज्ञात करेंगे हम, तो 10,000 कोष्ठ में 1 प्लस 8/100 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक वर्ष अगला वर्ष कितना हो जाएगा 10,000, यहाँ पर फिर हो जाएगा 108/100 गुना 108/100। देखिए क्या होगा, ये डबल जीरो से 4 को जीरो है, 4 को जीरो 1 2, 4 को जीरो खत्म हो जाएगा, बचे कितना 108 गुना 108। अब इसको हल करेंगे हम, ये कितना होगा, जब 108 और 108 में हल करेंगे, गुणा करेंगे, चलिए गुणा कर लेते हैं 108 गुना 108, तो कितना हो जाएगा जी 8 का 64 के 4 हासिल 6 64 हो जाएगा, 8 में कम 8, यहाँ पर 0 0 0, फिर कितना हो जाएगा जी 8 0 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 6 8 8 16, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, मतलब कि 11 6 6 4, ये हमारा तीसरे वर्ष का जो होगा ये राशि आएगा। तो इस प्रकार से हम दूसरा ज्ञात किए हैं, तीसरा भी ज्ञात कर सकते हैं, चौथा भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आगे करने की आवश्यकता नहीं है। पहले वर्ष का मालूम है, दूसरे वर्ष का मालूम है और तीसरे वर्ष का मालूम है, तो हम इसमें डी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो डी ज्ञात कीजिए ना, आपका देखिए A2 में से हम A1 को घटा देंगे
तो A2 कितना है 10800 माइनस यहाँ हो जाएगा 10,000। अब बताइए कि इसमें से 10,000 घटाएंगे, 10,800 में से 10 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें कितना बचेगा 800 बचेगा। एक बार अगला चेक कर लेते हैं D बराबर A3 में से हम A2 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना है 11 66 4 में से हम कितना घटाएंगे 108 और 00 घटाएंगे। चलिए घटा लेते हैं एक बार बढ़िया से। तो बताइए 4 में से 0 जाएगा तो 4 होगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 होगा, यहाँ 16 में से जब 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा और यह कट जाएगा तो 864 बचा। आप बता दीजिए यस एपी में है या नहीं है, आपको बताना है। यह इसको हम बताएंगे नहीं कि एपी में है या नहीं है, आप लोग कमेंट में इस चीज को लिखेंगे कि एपी में है या नहीं है। आपका कमेंट देंगे कौन सा स्टूडेंट कमेंट में लिखा है एपी में है या नहीं है और क्यों है और क्यों नहीं है, इसको आपको बताना होगा, इसके आगे नहीं बताएंगे हम। धन्यवाद गाइज। यह हमारे प्रश्नावली जो 5.1 के पहला क्वेश्चन का पूरा टोटल जो हमारे 1 2 3 4 है उसको हम हल कराएं। अब इसका जो दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है, हम इसको अगले वीडियो में डालेंगे क्योंकि हम लोग छोटे छोटे वीडियो डालेंगे। हाँ गाइज एक बात और है, आप लोग बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तब जाकर आपका समांतर श्रेणी समझ में आएगा। हमारे बात को ध्यान से समझे और रखें। जय हिंद, जय भारत।